हेलो दोस्तों, भगवत पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा स्किल ऑफ रेविट, यानी कि हमारे जो थर्ड यूनिट चल रही है उस थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेविट यानी कि खरगोश की त्वचा पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने जो त्वचा पढ़ी है वो स्क्लियोडोन की पढ़ ली, स्क्लियोडोन के बाद में मेंढक की पढ़ ली, मेंढक के बाद में हमने जो सांडा है यूरोमेंढक से उसकी पढ़ ली, उसके बाद में हमने किसकी पढ़ी थी इसके अंतर्गत पिगोन यानी कबूतर की। और ये हमारे पास लास्ट स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ रेविट। अब हम खरगोश की त्वचा की जैसे ही बात करते हैं तो जो खरगोश होता है, खरगोश क्या है, एक स्थलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है। और ये स्थलीय प्राणी होने के साथ साथ इसकी जो त्वचा होती है उसकी विशेषता होती है कि त्वचा इसकी एक तो मोटी होती है, एक बेटा कैसी होती है, शुष्क होती है, और एक कैसी होती है, रोमिल होती है। यानी कि त्वचा है जो मोटी पाई जाएगी, ड्राई रूप में रहेगी यानी कि सूखी रहेगी, साथ ही उस पर रोम पाए जाएंगे यानी कि रोम के कैरेक्टर है जो उस पर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो इसकी खरगोश की जो त्वचा है उसकी विशेषता होती है। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ खरगोश की जो त्वचा होती है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। एरियोलर यानी कि जो वायुचक होते हैं उस टिश्यू है उसकी क्या होती है, ये बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वायु या संयोजी जो ऊतक होते हैं उनकी बनी होती है। एरियोलर कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं उनकी क्या है, बनी हुई होती है। खरगोश की जो त्वचा होती है वो किससे जुड़ी होती है, पेशियों से जुड़ी होती है। इसकी जो त्वचा है वो पेशियों से क्या रहती है, अटैच रहती है। साथ ही इसकी जो त्वचा के जो कार्य होते हैं उन कार्यों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला कार्य है इसकी जो त्वचा है वो सुरक्षात्मक कार्य करती है। दूसरा इसका कार्य है बॉडी का जो ताप है उसको नियंत्रण करती है, ताप नियंत्रण का कार्य भी ये करती है। तीसरा ये है शरीर को जीवाणुओं से रक्षा प्रदान करती है, जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ये इसकी त्वचा के कैरेक्टर है यानी कि इसके मतलब कार्य है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसकी यानी कि जो खरगोश की जो त्वचा होती है वो भी अन्य जो कशेरुक प्राणी होते हैं, कशेरुक जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों की तरह ही, अन्य कशेरुक प्राणियों की तरह ही दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। अब हम जो खरगोश की जो त्वचा है अब उसके जो स्तर है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो खरगोश क्या है, एक स्तरीय प्राणी है और इसकी त्वचा है मोटी होती है, शुष्क होती है, रोमिल होती है। साथ ही इसके अंतर्गत एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वायु संयोजी ऊतक है वो पाए जाते हैं। और साथ ही इसमें जो त्वचा है वो पेशियों से जुड़ी हुई होती है। अब हम समस्त जो यानी कि कशेरुक प्राणी होते हैं उनकी तरह ही इसकी जो त्वचा है दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। तो अब हम इसके जो स्तर है वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं खरगोश की सबसे पहला जो स्तर है निम्न दो स्तरों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। पहला जो स्तर की अगर हम बात करते हैं तो पहला अपना अधिचर, अधिचर
अब इस अधिचर्म को एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। अधिचर्म एपिडर्मिस, सबसे पहले तो अपन यही लिख देंगे कि ये अधिचर्म है, ये सबसे बाहरी स्तर है चर्म का। तो यह अपन कह सकते हैं कि ये जो है त्वचा है, उस त्वचा का सबसे बाहरी स्तर है, सबसे बाहरी आउटर लेयर है, त्वचा का सबसे बाहरी स्तर है। साथ ही मैं लिख सकता हूं जो अधिचर्म है वो किसका है, एक्टोडर्म है, उस एक्टोडर्म का व्युत्पन्न होता है, एक्टोडर्म का व्युत्पन्न होता है। यानी कि इसका जो निर्माण है वो किससे होता है, वो एक्टोडर्म से होता है। तो ये एक्टोडर्म का क्या है, व्युत्पन्न है। साथ ही अगर हम बात करते हैं कि जो अधिचर्म होती है, इस अधिचर्म की जो मोटाई होती है, क्या होती है बेटा, जो मोटाई होती है वो मोटाई अलग अलग होती है। अलग अलग से कहने का मतलब है जो रगड़न वाले क्षेत्र होते हैं, रगड़न वाले क्षेत्र, रगड़न वाले क्षेत्र से मेरे है जैसे हथेली है, तलवे हैं, इन पर क्या होती है, ये रगड़न वाले क्षेत्रों पर अधिक मोटी होती है, अधिक मोटी होती है। जबकि जो कम रगड़न वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे मैं बात कर लेता हूँ इसकी, जैसे कोर्निया है, आइज है, कि उस पर जो कोर्निया है, कोर्निया पर पतली होती है, कौन होती है, अधिचर्म होती है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं अधिचर्म के अंतर्गत जो रक्त वाहिनियां होती है वो एब्सेंट होती है। वाहिनियां हैं वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है, यानी कि रक्त वाहिनियां हैं अधिचर्म के अंतर्गत नहीं पाई जाती हैं। और जो अधिचर्म होता है वो अधिचर्म निम्न 4 स्तरों से मिलकर बना होता है। निम्न 4 जो स्तर होते हैं उन 4 स्तरों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ये किसकी विशेषता है बेटा, ये अधिचर्म की है। अब उन 4 स्तरों की मैं जैसे ही चर्चा करता हूं तो सबसे पहले जो इसका स्तर आता है वो आता है किण्व स्तर, किण्व स्तर। दूसरा जो इसका स्तर आता है उसका स्तर है स्वच्छ स्तर, स्वच्छ स्तर। तीसरा जो इसका स्तर आता है वो आता है कणीय स्तर, कणीय स्तर। और इसका जो चौथा स्तर आता है बेटा वो आता है मेलपीली स्तर, मेलपीली स्तर, मेलपीली स्तर। अब इनकी जैसे किण्व स्तर है, इसको बोला जाता है स्ट्रेटम कोरिएंडम, इसको बोला जाता है स्ट्रेटम स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, इसको बोला जाता है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्युलोसम। और इसको बोला जाता है स्ट्रेटम मेलपीली। ये जो स्तर है इनके ये नाम है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर जैसे ही बनाते हैं तो स्ट्रक्चर से हम इसको क्या है समझ सकते हैं, और इसका हम डायग्राम है वो बनाने जा रहे हैं। उस डायग्राम से हम पूरा जो इसका स्तर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका यहां से मैं क्या कर लेता हूं, इसको डिलीट कर लेते हैं यहां से। निम्न 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है।
सबसे पहले जो आप स्तर है वो इस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहला जो स्तर होता है इसका किन स्तर स्ट्रेटम कोरेनम होता है, जो क्या होता है अत्यधिक जो चपटी सेल होती है उन चपटी सेल से मिलकर बना होता है। अत्यधिक बिल्कुल चपटी सेल होती है, इसके अंतर्गत बहुत ही पतली सेल होती है। साथ ही इनकी जो कोशिका होती है उन कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका द्रव्य होता है वो कीरेटिन प्रोटीन में बदल जाता है। और ये कीरेटिन प्रोटीन में जैसे ही बदलता है तो ये क्या हो जाता है, एक मृत हो जाता है। और मृत होने के साथ साथ ये चर्म का जो स्तर है ये बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, यानी कि ये समय समय पर शरीर से रिमूव होता जाता है। ये इसकी क्या है विशेषता है। ये सबसे पहला जो स्तर है इस स्तर का नाम क्या है बेटा, किन स्तर, कोरेनम स्ट्रेटम कोरिएनम। स्ट्रेटम कोरिएनम इस स्तर का नाम स्ट्रेटम कोरिएनम। ये है पहला जो स्तर है इसका नाम है स्ट्रेटम कोरिएनम। स्ट्रेटम कोरिएनम। उसके बाद में इससे ही थोड़ी सी जो मोटी साइड होती है उसके अंतर्गत इसमें चपटी कोशिकाएं पाई जाती है। ये थोड़ी इससे क्या होती है बड़ी होती है। ये देखो ये साइड इसकी थोड़ी सी क्या होती है बड़ी होती है। और ये जो स्तर होता है ये इसका क्या है स्वच्छ स्तर होता है, जिसे अपन ल्यूसिडियम कोरेनम ल्यूसिडियम के नाम से मतलब जाना जाता है। ये इसका क्या होता है भाई स्वच्छ स्तर होता है। और ये चपटी कोशिकाएं होती है, लेकिन जो किरण स्तर होता है उससे क्या है ये थोड़ी बड़ी सेल्स होती है। ये इस प्रकार से थोड़ी क्या है बड़ी सेल है। बड़ी कोशिकाएं बड़ी कोशिकाएं होती है किसकी अपेक्षा, जो आपका कणी स्तर है उसकी अपेक्षा ये थोड़ी बड़ी है। और इसको स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के नाम से जाना जाता है। ये जो स्तर है इस स्तर को स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे स्वच्छ स्तर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में कणी स्तर आता है जिसकी कोशिकाएं कैसी होती है अंडाकार गोल होती है। कैसी होती है गोल व अंडाकार होती है। ये जो कोशिकाएं पाई जाती है ये इसके नीचे पाई जाती है। ये जो स्वच्छ स्तर होता है उस स्वच्छ स्तर के नीचे पाई जाने वाली सेल्स होती है। ये स्वच्छ स्तर है, इसके अंतर्गत गोल अंडाकार पाया जाने वाला जो लेयर है इसको ग्रेनुलेशनल लेयर के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत इलाइडिन जो पदार्थ है इनके कोशिका द्रव्य में जमा हो जाता है। और वो इलाइडिन जो पदार्थ होता है वही इसके अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है, वो कणिका के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसे कणी स्तर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कणी स्तर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा।
स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा। तो इस प्रकार से अपन बता रहे थे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा जिसकी कोशिकाएं कैसी होती है, अंडाकार होती है। उसके बाद में अपने आता है मेलपीगी। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है, स्तंभाकार होती है। साथ ही इन कोशिकाओं के अंतर्गत जो विशेषताएं पाई जाती है वो क्या होती है कि ये कोशिकाएं जर्म या अंकुरण का कार्य करती है और जो डर्मिस है उसके क्या रहती है, संपर्क में रहती है। अब ये पूरा चारों स्तर मिलकर क्या कहलाता है, इसमें एपिडर्मिस कहलाता है। इसके नीचे क्या पाया जाता है, डर्मिस होता है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये आपके अंतर्गत फेट सेल है, वसा या एडिपोज टिश्यू के नाम से इसके अंतर्गत जाना जाता है। इसके अंतर्गत ये नाल तंत्रिकाएं हैं और इसके अंतर्गत संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव जो टिश्यू है, कई सारी इसमें क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां या इनको कहा जाता है तेल ग्रंथि भी पाई जाती है। तो ग्रंथियां इसके अंतर्गत पाई जाती है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये है आपके पास हेयर स्ट्रक्चर, यानी कि जो बाल है वो बाल की जो संरचना है वो इस प्रकार से हेयर है, इससे निकलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले कीड़ स्तर की। तो कीड़ स्तर की जो विशेषताएं हैं वो मैं विशेषताएं आपको यहाँ से बताता हूँ। दोबारा देखो, अपन यहाँ से लेते हैं इसको कीड़ स्तर फर्स्ट। और कीड़ स्तर के बारे में देखो आपको क्या लिखना है, कीड़ स्तर में लिखना है एक तो इसकी जो कोशिकाएं होती है यानी कि जो सेल्स होती है वो सेल्स होती है वो कैसी होती है, अत्यधिक चपटी होती है। कैसी होती है, अत्यधिक चपटी होती है। साथ ही चपटे होने के साथ साथ इसकी ये और विशेषताएं होती हैं कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत होती है। साथ ही इनकी जो कोशिकाएं हैं उसका जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य किसमें बदल जाता है, केराटिन जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में बदल जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है। यह इसकी विशेषता होती है। और इस स्तर पर जो आपके श्वेत ग्रंथियां होती है यानी कि पसीना ग्रंथियां हैं और जो रोग होते हैं वो क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ये स्ट्रेटम कोरिएनम है, ये जिसे अपन कीड़ स्तर के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो कोशिकाएं वो क्या होती है, अत्यधिक चपटी होती है। दूसरे हम जो लेयर है इसकी बात करते हैं स्ट्रेटम लिस्यूडियम, जिसे मतलब स्वच्छ स्तर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है। लेकिन चपटी कैसी होती है, उसकी अपेक्षा यानी कि अत्यधिक चपटी नहीं होती, ज्यादा फ्लैट नहीं होती है, कम होती है। हेलो, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, यानी कि जो कोशिकाएं हैं उसकी अत्यधिक चपटी तो होगी लेकिन क्या है, उससे अधिक चपटी नहीं होती है। साथ ही इसके अंतर्गत जो कोशिकाएं का जो कोशिका धर्म होता है उनके अंतर्गत इलाडिक पदार्थ होता है। और ये इलाडिक जो पदार्थ होता है ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और इस पारदर्शी के कारण यह जो स्तर होता है वो स्वच्छ होता है या पारदर्शी है, जो दिखाई देता है। उसके बाद में हमारा जो तीसरा स्तर आता है उस स्तर का नाम क्या है, कणी स्तर है, जिसको अपन किसके नाम से, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता देखो, तीसरे के आप विशेषता जो लिखेंगे वो विशेषता इस प्रकार से है। तीसरा स्तर है, इसकी विशेषता मैं यहाँ लिखता हूँ। एक तो इसकी जो सेल्स होगी, आपको जो कोशिकाएं देगी वो कैसी होगी, एक तो गोल होगी, साथ ही कैसी होगी, अंडाकार होगी। गोल होती है कोशिकाएं और साथ ही कैसी होती है, अंडाकार होती है। और इनका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें केरेटोहाइलिन, ये इनकी जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर ये पदार्थ है जो जमा हो जाता है कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। ये पदार्थ जमा हो जाता है जिसके कारण जो कोशिका
कोशिकाएं होती है वो किस में बदल जाती है, कणिका में बदल जाती है, तो जिस कारण से इसको कणिक स्तर या स्टेटम ग्रेनुलोसा के नाम से जाना जाता है, ये वाला जो स्तर। उसके बाद में आपका जो चौथा है वो जिसे अपन मेलपीगी स्तर के नाम से जाना जाता है, तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है भाई, स्तंभाकार होती है। एक तो आपको ये देख लेना है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो स्तंभाकार होती हैं, साथ ही इनकी जो कोशिकाएं हैं वो जीवन पर्यंत क्या रहती है, विभाजित होती रहती है, क्योंकि ये जो डर्मिस है, चर्म है, इसके संपर्क में रहती है। और ये विभाजित होने के साथ साथ ये जो पुराना स्तर होता है, पुराना जो लेयर होता है उसको ऊपर खिसका देती है, और नया स्तर जो होता है वो जो डर्म है यानी कि चर्म है, चर्म के ऊपर बनता रहता है। इस कारण से इसको अंकुरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है, जर्मिनेशन लेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत रंजक कणिकाएं या रंजक जो सेल्स होती है वो भी इसके अंतर्गत पाई जाती है, रंजक जो सेल्स होती है वो भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, मेलपीगी स्तर के अंतर्गत। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, यानी कि एपिडर्मिस अधिचर्म के बाद में हमारा आता है चर्म। अब हम यहाँ चर्म की बात कर रहे हैं, ये चर्म जो कि अपना क्या है, जो खरगोश की स्किन है, त्वचा है, उस त्वचा का दूसरा स्तर है। तो चर्म क्या है, एक तो वही मोटा स्तर है, किससे, अधिचर्म है, उस अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटा स्तर है। इसके अंतर्गत एक तो पाई जाती है रक्त वाहिनियां, एक इसके अंतर्गत पाई जाती है लसिका वाहिका, ये भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे कोलेजन तंतु इसमें मिलते हैं। लचीले जो तंतु होते हैं, फ्लेक्सिबल लचीले जो तंतु हैं वो तंतु भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें पेशीय तंतु होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, पेशीय फाइबर है वो भी आपको मिलेंगे। साथ ही इसमें ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां मिलेगी आपको। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, एक तो देखो तेल ग्रंथि है इसके अंतर्गत, एक श्वेत ग्रंथि है, और एक साथ ही म्यूमेरियन ग्रंथि है, और कई जो संवेदी अंग है वो भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। संवेदी अंग है वो भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो रोम फोलिकल है वो भी इसके अंतर्गत है पाए जाते हैं, जिससे मतलब रोम का विकास होता है। और इसी के साथ ही ये जो स्तर होता है, इस स्तर के नीचे पेट से यानी कि वसा स्तर पाया जाता है। और ये जो वसा स्तर होता है ये ताप नियामक होता है, यानी कि ताप का जो नियंत्रण करने का जो कार्य करता है वो इसी के द्वारा होता है। तो ये अपना इसके अंतर्गत है, किसके अंतर्गत, एपिडर्मिस के अंतर्गत और चर्म के अंतर्गत। तो एपिडर्मिस के 4 लेयर, 3 स्तर, स्वच्छी स्तर, कणी स्तर और मेलपीगी स्तर। उसके बाद में चर्म, ये जो मोटा स्तर है इसके अंतर्गत ये तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये रोम है, रोम स्ट्रक्चर जो अपन आगे पढ़ेंगे, रोम का परिवर्तन। और ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड सेल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये तंत्रिका तंतु है, ये इस संरचना के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब हम आगे जैसे ही चलते हैं, यानी अपना एपिडर्मिस और डर्मिस जैसे ही कंप्लीट होता है, तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है रोम का परिवर्तन। तो देखो रोम के हम परिवर्तन की जैसे ही बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेयर, यानी कि रोम का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखो रोम के परिवर्तन की हम जैसे ही बात करेंगे तो रोम का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है, और रोम का जो परिवर्तन होगा वो अधिचर्म से ही होगा। यानी अपना जो टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत रोम का परिवर्तन। रोम के परिवर्तन की जैसे ही बात करते हैं तो रोम के परिवर्तन में सबसे पहले ये कि यही लेयर होता है इसके अंतर्गत। इन लेयरों के अंतर्गत जैसे ये आपके क्या है, सबसे पहला ये कणी स्तर
ये आपको कड़ी इस तरह इस प्रकार से आप बना लेते हैं। तो इसको अपन एपिडर्मिस के नाम से जब इसको जानते हैं, और ये इसके अंतर्गत ये जो लेयर होता है, और ये इसके नीचे क्या होता है, मेलपीवी स्तर होता है। ये मेलपीवी जो स्तर है या अधिचर्म का स्तर है। अब ये इस प्रकार से जो चर्म होता है, अधिचर्म होता है। अब इस अधिचर्म में से नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है, ये नीचे क्या होता है, इसके अंतर्गत चर्म होता है। यानी कि ये तो आपके क्या है, एपिडर्मिस, और ये क्या है, डर्मिस, यानी कि चर्म। अब इसमें जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है, उस नेक्स्ट प्रोसेस के अंतर्गत क्या है, जो आपके मेलपीवी स्तर है, उस मेलपीवी से प्रवर्धनुमा संरचना या उत्फलन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, उत्फलन उत्पन्न होता है। और ये जो उत्फलन होता है, ये जो चर्म होता है, उस चर्म को क्या करता है, नीचे की तरफ चर्म में धस जाता है। ये इस प्रकार से चर्म के अंतर्गत क्या है, ये धस जाता है। चर्म के अंतर्गत ये क्या है, धस जाता है। जो चर्म होता है, उस चर्म के अंतर्गत ये नीचे इस प्रकार से ये धस जाता है। ये चर्म है, इसके नीचे उसके बाद में क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद में जो प्रोसेस होगी वो इस प्रकार से होगी कि ये जैसे इसके अंतर्गत धसेगा, तो इसका जो ये मेलपीवी स्तर है, ये मेलपीवी स्तर, और ये इस प्रकार से एक प्रवर्धनुमा संरचना बना लेता है। और इसके अंतर्गत चर्म की पेपिलाएं आ जाती हैं, और ये मतलब कोशिकाएं आ जाती हैं। और ये चर्म की जैसे ही कोशिकाएं आती है, तो इनको डर्मिस पेपिला यानी कि चर्म डर्मिस पेपिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये जो पेपिलाएं होती है, इसकी जो रूट है, रूट जो स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या करते हैं, पोषण देने का कार्य करती है। तो ये हो गया। उसके बाद में ये, अब इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है, तो ये तो आपके पास क्या है, अधिचर्मी है। और ये अधिचर्म का जो भाग है, इस प्रकार से नीचे धस के, और ये जो निर्माण कर लेता है, ये तो आपके डर्मल शीट होती है। ये है, ये क्या है आपके पास, डर्मल शीट है। डायग्राम कट रहा है, ये इस प्रकार से। और ये एक यहां से धसकर इस प्रकार से कालेनुमा संरचना बना लेती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये जो कालेनुमा जो संरचना होती है, ये इस प्रकार से बढ़ जाती है। और ये एक हेयर जो बल्ब है, ये क्या है, एयर बल्ब का निर्माण करती है। और ये जो कालेनुमा संरचना है, ये क्या है, डर्मिस पेपिला है। और ये डर्मिस जो पेपिला है, ये इसको क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है। अब यहां से ये जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ये एयर इस प्रकार से डिवाइड। और इसी के अंतर्गत ये प्रवर्धनुमा जो संरचना होती है, इस प्रवर्धनुमा जो संरचना है, इस यहाँ पर एक उभार सा इस प्रकार से निकलता है। और ये उभार सा जैसे ही निकलता है, तो इससे ये हेयर का इस प्रकार से निर्माण होगा। और ये जो उभार निकलता है, इसको बोला जाता है तेल ग्रंथि। अब इसके हेयर के हम इस तरह से जैसे ही पढ़ते हैं, तो ये हेयर की जो संरचना होती है, उसमें दो भाग होते हैं, दो भाग। पहला जो भाग है उसको जड़ के नाम से यानी कि रूट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो भाग है उसको कांड या उसको शाफ्ट के नाम से जाना जाता है। अब जो रूट होता है, वो इसका क्या होता है, एक तो आधार भाग होता है, और एक कालेनुमा संरचना होती है। एक तो क्या है, इसका आधार भाग है, और जो हेयर फॉलिकल है, उस वाला भाग होता है कालेनुमा। इसको हेयर फॉलिकल बोला जाता है, हेयर फॉलिकल, फॉलिकल के नाम से इसको जाना जाता है। आधार भाग होता है, कालेनुमा होता है। साथ ही इसके अंतर्गत जो चर्बीय सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, जो इसको क्या
और ये कांड ये जो सूत्र होता है ये एक जड़ के ऊपर का भाग होता है और ये क्या होता है अधिचल होता है, उस अधिचल से बाहर निकला रहता है। ये वाला जो भाग होता है ये इसका शाफ्ट कहलाता है। ये जो क्या है अधिचल से बाहर निकला होता है। इसके अंतर्गत जो सेल्स पाई जाती है वो कैसी होती है, निर्जीव होती है। और वो निर्जीव सेल्स होने के साथ साथ ही ये एक क्रिएटेड प्रोटीन है वो इसके अंतर्गत धसा हुआ होता है, क्रिएटेड प्रोटीन इसमें पाया जाता है हेयर के अंतर्गत। साथ ही अगर हेयर के जो स्ट्रक्चर है उसके हम केस काटते हैं तो उसकी जो संरचना है इस प्रकार से दिखाई देती है। ये इसका जो मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग को किसके नाम से जाना जाता है, मेडुला के नाम से जाना जाता है। ये जो भाग होता है ये मेडुला होता है। इसके अंतर्गत ये पेशी, तंतु, ब्लड वेसल्स से ये जो भाग निर्मित होता है इस भाग को कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी में ही क्या होती है बेटा, रंजक कणिकाएं होती है। ये रंजक कणिकाएं होती है जिसके कारण जो बाल होता है उस बाल का रंग काला या भूरा होता है। और ये सबसे बाहरी स्तर होता है, ये होता है क्यूटिकल। क्या होता है, ये क्यूटिकल होता है। अब ये जो क्यूटिकल सबसे बाहरी स्तर है तो एक ग्रुप की इस प्रकार से क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम उसकी टीएस काटते हैं। तो अब ये अपने क्या है, अपना जो रेबिट है, खरगोश है, उसकी क्या है, एपिडर्मिस है, यानी कि जो स्किन है वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और इसमें हमने क्या पढ़े थे, एक तो उसके स्तर पढ़े थे, स्तर के साथ साथ आपने डर्मिस, और एक हमने लोगों का परिवर्तन पढ़ा था। तो परिवर्तन अगर होता है तो उनका निर्माण तो किससे होता है, अधिचल। अधिचल की जो मेल्टिंग लेयर है वो क्या करे, से नीचे धस जाती है और धसकर किसमें जाती है, डर्मिस, जो नीचे वाला पार्ट है इसमें जाती है। और डर्मिस में जैसे ही जाती है तो डर्मिस की जो सेल है यहाँ एकत्रित हो जाती है और एकत्रित होकर क्या बनाती है, एक डर्मिस पेपिला, ये चर्बी सेल्स होती है। अब ये चर्बी सेल क्या करेगी, इसकी जो पैलेटुला स्ट्रक्चर बनी है इसके अंतर्गत पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। और यहाँ से हेयर यानी कि बनना है रूप, यानी कि हेयर वल वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको ये सेल से पोषण देती रहती है। उसके बाद में ये यहाँ से ऊपर वाला जो भाग है जैसे ही निकलता है तो ये हेयर, और जिसे सांप के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से पोषण प्राप्त करती रहती है और इसकी जो डेड सेल होती है वो आगे बढ़ती जाती है। तो आगे जैसे ही बढ़ती जाती है डेड सेल, तो वो हेयर का रूप होती है, त्वचा से क्या होती है, बाहर होती है। एक इनके अंतर्गत ऊर्ध्व पेशियां वो पाई जाती है। यहाँ कंपटीशन का एक क्वेश्चन है, ऊर्ध्व पेशियां भी पाई जाती है हेयर के अंतर्गत। और ये जो पेशियां हैं इनको इरेक्टर पेशी के नाम से जाना जाता है, इरेक्टर मसल्स। ये इरेक्टर जो मसल्स होती है ये काफी आपका क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से कि रोंगटे खड़े कर देने वाली पेशी का नाम बताइए। आप जैसे कोई भी संचलन होता है तो आपके क्या तुरंत रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े होने का क्या है, इसके अंतर्गत हेयर के अंतर्गत ऊर्ध्व पेशी भी बोला जाता है, जिसको बोलता है इरेक्टर मसल्स, इरेक्टर पेशी से बोला जाता है। ये क्या करती है, रोम का यानी कि हेयर है उस रोम का संचालन करती है। क्या करती है, रोम का संचालन करती है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्केल ऑफ रेबिट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तब तक के लिए